हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर। बहुत ही शानदार चैप्टर है ये, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और दोस्तों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर जो है, इसमें से हर साल कंपटीशन एग्जाम में, स्पेशली नीट में 2 to 3 क्वेश्चंस या 1 to 2 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। यानी मेजॉरिटी रहती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इस चैप्टर से क्वेश्चन के आने का। और ये जो चैप्टर है ये रिलेटेड है डी ब्लॉक एलिमेंट से। यानी ये कहें डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। तो एक तरह से हम यहां से ये कह सकते हैं कि डी ब्लॉक वाले चैप्टर को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो दोस्तों सबसे पहले हमने सॉल्ट्स के बारे में बात कर रखी है। हम सॉल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सॉल्ट्स हैं यहाँ पर जो एडिशन कंपाउंड्स हैं, यानी एक तरह से सॉल्ट्स जो हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक कैटेगरी है इसमें डबल सॉल्ट और दूसरी कैटेगरी है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल सॉल्ट का मतलब है कि जब उसको हम वाटर में डिसोशिएट करें तो वो जो डबल सॉल्ट है अपने कैटायन एनायन में डिसोशिएट हो जाए। एक होता है सिंपल सॉल्ट जैसे NaCl। डबल सॉल्ट में क्या होता है, मोर देन वन एनायन, मोर देन वन कैटायन प्रेजेंट होते हैं। और दोस्तों ये अगर कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएं तो इनको हम डबल सॉल्ट कहेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा सॉल्ट है जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो रहा, इसका मतलब जितने पॉजिटिव नेगेटिव उसमें प्रेजेंट हैं वो हमें वाटर के अंदर नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हमने फॉर्मेट तैयार कर रखा है, देखते हैं किसका क्या मीनिंग है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक फॉर्मेट है जिसमें हमने कह रखा है ML। ये दोस्तों L है यहां पर, तो यहां हम कह सकते हैं M यानी मेटल, L यानी लिगेंड। ये मेटल वो है जो सेंट्रल में रहता है और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। लोन पेयर डोनेट करने वाला है लिगेंड, एक्सेप्ट करने वाला है सेंट्रल मेटल। और इसको हमने जिस ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर रखा है, इस ब्रैकेट को हम नाम दे देते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके अलावा इस कॉम्प्लेक्स के बाहर कैटायन या एनायन प्रेजेंट हो सकते हैं। इन कैटायन एनायन को हम नाम देते हैं काउंटर आयन, जो एक तरह से कहे आयनाइज्ड होते हैं। इसके बाद हम देखें कुछ और वैल्यूज हैं इसके अंदर, जैसे यहां पर है MLX। तो दोस्तों यहां ये जो X है ये क्या है, ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कोई लिगेंड या कोई मेटल कहे कितने लिगेंड से कितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। जितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है वो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये डिफरेंट मेटल्स का डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है इसमें डेंसिटी, और ये डेंसिटी जो है ये लिगेंड की प्रॉपर्टी है कि कोई लिगेंड कितने लोन पेयर एट ए टाइम डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट पॉलीडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है बहुत सारे एक साथ में ही उसमें साइट्स होती हैं लोन पेयर डोनेट करने की। मोनोडेंटेट जो होते हैं दोस्तों, मोनोडेंटेट जो होते हैं यहां पर देखें ये जो नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं, मोनोडेंटेट का मतलब केवल एक लोन पेयर डोनेट करेगा। और यहां पर देखें ये जो डोनेशन करने की एबिलिटी है, अगर वो साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसे को हम कहेंगे चिलेटिंग रिंग। चिलेटिंग रिंग यानी लोन पेयर जो हैं, या ये कहें बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट या पॉलीडेंटेट, बहुत सारे जब एक साथ लोन पेयर आएंगे तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन सकती है जिसको हम कहेंगे चिलेट रिंग। और दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट देखें, हमें इसमें नेक्स्ट दे रखा है कि कोई ऐसा लिगेंड जिसमें दो डोनर साइट होती हैं, दो डोनर साइट बट एट ए टाइम केवल एक ही डोनेट करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे लिगेंड्स को हम कहते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट यानी साइट तो मोर देन वन होंगी बट डोनेट केवल एक ही होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्हीं कंपाउंड्स को हम कहेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, यहां पर हम कहेंगे एम्बिडेंट लिगेंड। जैसे साइनाइड, आइसोसाइनाइड। साइनाइड में कार्बन पर माइनस, नाइट्रोजन पर लोन पेयर, दो बाइंडिंग साइट। इस तरह से नाइट्रो और ओ नाइट्रो, और ये इस तरह से हमने साइनेट, आइसोसाइनेट, थायोसाइनेट, ये सब एग्जांपल हमने ले रखे हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर कि जो लिगेंड होते हैं, इन लिगेंड में अगर यहां पर देखें कि मोर देन वन बाइंडिंग साइट्स अवेलेबल हो बट एट ए टाइम केवल एक ही साइट अवेलेबल हो,
तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं फ्लेक्सिडेंट लिगेंड, यानी इसके पास साइट तो बहुत सारी है लेकिन वो यूज नहीं करते, एक तरह से साइट बहुत सारे लेकिन यूज नहीं करते। जैसे SO4-2, यहां पर -2 यानी 2 बाइंडिंग साइट्स हैं बट यूज केवल ये एक ही करता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे होते हैं फ्लेक्सिडेंट लिगेंड। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें कुछ आइसोमेरिज्म मिलेगी, जैसा हमने कहा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। तो जैसे हम कंपाउंड्स में देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें भी आइसोमेरिज्म होगी। कौन कौन सी होगी? तो इसमें हमने कहा कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते, काउंटर आयन आयनाइज्ड होते हैं। अगर काउंटर आयन डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे आयोनाइज आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स कहेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर्स। जैसे यहां पर ClSO4 है और यहां पर SO4Cl, यानी यहां जो आयोनाइजेबल है SO4, यहां आयोनाइजेबल है Cl। तो ये हो गए आयोनाइजेशन। नेक्स्ट है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है ब्रैकेट के अंदर, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, कोऑर्डिनेशन के बाहर, दोनों में H2O मॉलिक्यूल डिफरेंट हो। जैसे एक एग्जांपल क्रोमियम का हमने ले रखा है, यहां 6 H2O हैं, यहां 5 H2O हैं। और दोस्तों H2O में आपको ध्यान रखना है कि स्फीयर के बाहर H2O तभी आएगा जब स्फीयर आयनाइजेबल हो, स्फीयर पर चार्ज्ड हो। अगर स्फीयर न्यूट्रल है तो बाहर H2O नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमेरिज्म। और लिंकेज आइसोमेरिज्म का मतलब यह है कि जो लिगेंड है वो डिफरेंट हो, बाइंडिंग साइट्स उनकी डिफरेंट हो। जैसे साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड आइसोसाइनाइड जो एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक एग्जांपल और यहां पर हमने ले रखा है AgCN और AgNC, फिर AgNCNC और AgCN और AgNC, मतलब डिफरेंट इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर रखे हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि जो केटायन एनायन है ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स होंगे और दोनों में जो केटायन एनायन के जो लिगेंड्स हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे। यहां पर हम देखें प्लेटिनम है दोनों में ही, लेकिन लिगेंड अमोनिया और लिगेंड क्लोरीन। लेकिन नेक्स्ट वाले में हमने देखा अमोनिया के साथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ अमोनिया, ये एक्सचेंज हो गए। तो ये थी इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देखें इसके बाद में नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये तो थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब आते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर। और दोस्तों स्टीरियो आइसोमेरिज्म जैसा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा लेकिन इसका अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। यहां जो अरेंजमेंट होगा सेम वही आइसोमेरिज्म कह सकते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सबसे पहले देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो होता है वो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर होता है। स्क्वायर प्लेनर GI शो करेगा, टेट्राहेड्रल शो नहीं करेगा। और स्क्वायर प्लेनर के अंदर अगर हम देखें तो जो शो करेंगे A2B2, यानी कि जो अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है, दो सेम लिगेंड A2B2, A2BC या ABCD ये शो करेंगे। A4 एंड A3B ये शो नहीं करेंगे। अगर हमें दे रखा है MA4 ये शो नहीं करेगा, MA3B ये टाइप के शो नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो बाइडेंटेड लिगेंड शो कर लेंगे, ठीक है। ये तो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल में हम सिस ट्रांस देखते हैं। सिस ट्रांस जो हम जानते हैं सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड। नेक्स्ट अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल जो होते हैं वो GI इजीली शो कर जाएंगे। और उसमें भी कौन से शो करेंगे, या तो सारे के सारे डिफरेंट हो। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब 6 मोनोडेंटेड लिगेंड ऑल आर डिफरेंट देन 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे। अगर इसमें A3B3 है तो इसमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। और इस तरह से जो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे ऑक्टाहेड्रल में, इनको नाम देते हैं हम फेसियल आइसोमेरिज्म एंड मेरिडोनियल। फेसियल एंड मेरिडोनियल, ठीक है दोस्तों।
इसके बाद हम देखें नेक्स्ट, ये तो था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो स्क्वायर प्लेनर नहीं होना चाहिए, वो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, क्योंकि टेट्राहेड्रल होगा तभी मिरर इमेज बन पाएगी। और इसमें भी हम देखें ABCD जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, जस्ट लाइक कायरल कार्बन। जैसे कायरल कार्बन होता है वैसे ही यहां पर टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो भी उसी तरह से नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनाएगा। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑप्टिकली एक्टिव होने की कंडीशंस हैं, या तो 6 के 6 जो है वो डिफरेंट हो, या फिर अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो AA2 एंड B2। ये इसमें से जो सिस होता है ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ट्रांस इनएक्टिव होता है। और अगर हम बाइडेंटेड लिगेंड 3 ले लेते हैं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये अपनी नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनाएगा। चलिए कुछ और देखते हैं इसके अंदर। तो इस नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं यहां पर कुछ थ्योरीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए दी गई हैं, और इन थ्योरीज में जो सबसे पहली थ्योरी है वो है वार्नर्स थ्योरी। ये सबसे जो स्टार्टिंग हुआ था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, यहां पर इस थ्योरी को दिया गया था। वार्नर ने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टडी किया और एक थ्योरी दी जिसके अकॉर्डिंग इसने वार्नर्स थ्योरी में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सेंट्रल मेटल एटम की, इसको एक नाम दिया प्राइमरी वैलेंसी। यानी जो आयनाइजेबल है उसको नाम दिया प्राइमरी वैलेंसी, नॉन आयनाइजेबल को सेकेंडरी वैलेंसी। इस तरह से प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट दिया गया वार्नर के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर्स इसने कहे कि जो सेंट्रल एटम होते हैं उस सेंट्रल एटम से जितने लिगेंड बनते हैं वो हैं एक तरह से सेकेंडरी वैलेंसी या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट एक और थ्योरी दी गई सिडविक EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम एटॉमिक नंबर जो है जो सेंट्रल मेटल का है इसको लिखेंगे, इसके बाद माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन माइनस करेंगे, और जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं, जितने लिगेंड्स हैं, मोनोडेंटेट कहें या ये कहें, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर देंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, और वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होगा, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर उसी पीरियड में जो इनर्ट गैस है उसके इक्वल या उसके ऑलमोस्ट इक्वल आता है तो हम कहेंगे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल है। स्टेबल कंपाउंड को हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से शो करते हैं। इसके बाद वैलेंस बैंड थ्योरी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने देखा था हाइब्रिडाइजेशन में, जो हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर देखा था, वैसे ही वैलेंस बैंड थ्योरी। और वैलेंस बैंड थ्योरी के अंदर हम देखते हैं कि मेटल जो होता है इसके ये वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता है लिगेंड को, लिगेंड के लिए वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा, और यही हाइब्रिडाइजेशन जो है इसमें प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन में जो पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्बिटल्स वो वैकेंट भी हो सकते हैं, फुल फिल्ड भी हो सकते हैं, हाफ फिल्ड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में एम्प्टी डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल सही है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद हमने कहा है कि अगर ये जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जैसे सपोज करें कोई 4th सीरीज का है, 4D सीरीज का कोई मेटल है जैसे आयरन है, अगर उसका 3D यूज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे इनर कॉम्प्लेक्स। और अगर 4D का जो है 4th जो सीरीज है उसका 4D यूज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे आउटर कॉम्प्लेक्स, इनर कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनर डी ऑर्बिटल्स यूज होता है तो इसके अंदर हम देखें इनर ऑर्बिटल्स के अंदर इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है तो उसमें पेयरिंग होगी, पेयरिंग अनपेयर्ड। ये जो हम कह सकते हैं कि इनर कब यूज होगा भाई, वैसे तो क्या होता है जो डी ब्लॉक में इनर पी होता है जो 3D, जैसे 4th अगर सीरीज की बात करते हैं 4D की, 4D सीरीज या ये कहें जो 4th ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है, जो 4th पीरियड में होती है उसमें होता है 4D।
ठीक है। अगर यहां पर हम कहें 4d एंड 3d ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, अगर फोर्थ सीरीज में 3d पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो तभी पार्टिसिपेट करता है जब उसमें पेयरिंग हो चुकी हो। पेयरिंग हो जाएगी तो उसमें वैकेंट ऑर्बिटल बन जाते हैं, और वो जो वैकेंट ऑर्बिटल रहते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो अगर हमें कहने का मतलब ये है इनर ऑर्बिटल यूज करना है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज करना है, तो उसमें हमें पेयरिंग करनी होगी। अब ये पेयरिंग क्या होती है हम आगे देखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है कि कुछ जो इसमें सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी डायमैग्नेटिक। अगर पेयरिंग हो गई, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो हम उसको कहेंगे डायमैग्नेटिक। और दोस्तों डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एक तरह से फीचर है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड हैं, तो ये हो जाएंगे डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट इसके बाद हम देखें, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और देखते हैं। यहां हम देख रहे हैं एक और फैक्ट, इसमें वैलेंस बैंड थ्योरी के बाद में है नेक्स्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यहां पर हम बात करते हैं कि पेयरिंग कब होगी, कब नहीं होगी। तो जो लिगेंड होते हैं, ये लिगेंड क्या करते हैं, जो इसमें डी ऑर्बिटल्स हैं, जैसे डी सबसेल में 5d ऑर्बिटल्स हैं, जैसे ही लिगेंड आता है ये डी ऑर्बिटल जो पहले से एक तरह से इक्वल एनर्जी के थे, उनको अनइक्वल एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है। और किसके थ्रू? लिगेंड के थ्रू। तो लिगेंड जब आता है तो ये जो 5 ऑर्बिटल्स थे, इन 5 ऑर्बिटल्स को 2 डिफरेंट एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है। इसमें से अगर हम देखें, जो नीचे वाले जो हैं जिसकी एनर्जी कम है, इनको हम T2g में रखते हैं, और जो हाई एनर्जी हैं इनको Eg में रखते हैं। हाई एनर्जी Eg, लो एनर्जी T2g। और इसमें जो डिफरेंस अगर हम मीडियम से देखें, मिडिल से, तो यहां जो इसको नाम दे दिया गया है 0.6, 0.4 डेल्टा नोट। डेल्टा नोट है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3d एंड 2d। जो हमने डी सबसेल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनको डिफरेंशिएट किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो डिफरेंट कंडीशंस हैं ये आती हैं टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल में डिफरेंट। ये जो ऊपर वाली कंडीशन है ये ऑक्टाहेड्रल में, नीचे वाली कंडीशन टेट्राहेड्रल में। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में ये जो डिफरेंस है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस। ऑक्टाहेड्रल में ऊपर आएगा 0.6, नीचे आएगा 0.4। ऐसे ही जो टेट्राहेड्रल है, ये तो ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल में ऊपर आएगा 0.4 और माइनस वाले में आएगा 0.6। तो इस तरह से लिगेंड की हेल्प से एनर्जी में बाइफर्केशन होना, इसी को ही हम नाम दे देते हैं क्रिस्टल फील्ड, क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग हो रही है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। अब ये जो स्प्लिटिंग है कितनी ज्यादा होगी ये डिपेंड करेगा, जो जितनी ज्यादा होगी ये डिपेंड करेगा लिगेंड की नेचर पर, कि लिगेंड स्ट्रोंग है या वीक है। चलिए देखते हैं इन लिगेंड का क्या इफेक्ट होता है। तो ये हमने देखा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग लिगेंड कैसे चेंज करेगा। तो यहां पर सबसे पहले हमने ऑक्टाहेड्रल के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी देख रहे हैं। तो जैसा हमने कहा था कि जो T2g है जिसकी एनर्जी कम है, इसको हमने यहां पर 0.4 माइनस, क्योंकि वैल्यू 0 से नीचे आ रही थी, जो मिडिल पॉइंट था तो माइनस में, और N-T2g इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये N-T2g मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 0.6 Neg। Neg यानी कि जो हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों में। तो ये तो हो गया जो एनर्जी गैप है उसको कैलकुलेट करने के लिए। साथ में दे रखा प्लस पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी जैसे हमने कहा लिगेंड अगर आएगा तो पेयरिंग भी होगी। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि अगर कोई लिगेंड स्ट्रोंग है तो स्ट्रोंग लिगेंड हमेशा पेयरिंग कोज करता है, पेयरिंग। ठीक है ना, क्योंकि उसकी पेयरिंग एनर्जी कम होती है। किसके कंपैरिजन में? जो गैप है एनर्जी का, जो गैप है, जो डेल्टा नोट था, उसके कंपैरिजन में पेयरिंग एनर्जी कम होती है, तो पेयरिंग होने लग जाती है। लेकिन अगर वीक लिगेंड आता है तो उस गैप को वो रिड्यूस कर देता है, एनर्जी गैप को। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होने की बजाय ऊपर वाले यानी हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा।
अगर गैप ज्यादा होगा तो पेयरिंग करेगा, गैप कम होगा तो शिफ्ट हो जाएगा। यानी वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करते, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रखते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग कॉज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट देखें, ये तो था ऑक्टाहेड्रल के लिए। टेट्राहेड्रल में थोड़ा सा चेंज होता है, वैल्यूज रिवर्स हो जाते हैं, और जहां पर ये जो Ne और T2G और Ag, इसमें यहां पर 0.6 माइनस में प्लस 0.4 प्लस में, क्योंकि नीचे वाले जो हैं वो वैल्यू यहां पर चेंज हो गई थी। साथ में यहां पर भी वही पेयरिंग एनर्जी, यहां पर भी वही कहेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करेंगे और वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करेंगे। ये अभी इसमें रहेगा। अब ये जो स्प्लिटिंग होती है, ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी? तो यहां देखिए हम स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, जैसा हमने कहा स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो बाइफर्केशन जो है, स्प्लिटिंग जो है वो ज्यादा करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है स्प्लिटिंग उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट या जो हम कहें पॉजिटिव चार्ज। ट्रांजिशन सीरीज, डी सीरीज, जैसे जैसे हम सीरीज में नीचे जाते जाते हैं 4D 5D 6D इस तरह से, तो जैसे जैसे हम 3D 4D 5D इसमें नीचे जाएंगे वैसे वैसे पेयरिंग ज्यादा होगी और स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा कि वो टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है, जो हमने अभी देखा था। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड डिपेंड्स। अब लिगेंड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी? तो दोस्तों लिगेंड की जो स्ट्रेंथ है ये सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर, या फिर हाई नेगेटिव चार्ज, स्मॉल इन साइज, ये सारे फैक्टर जो हैं ये लिगेंड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, लिगेंड की स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं। इसी से हम बता पाते हैं कि वीक लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है। अब ये जो वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसको हमने एक सीरीज में सीरीज बना रखी है इसकी, जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखते हैं इस सीरीज के बारे में। दोस्तों ये है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इस सीरीज में हम देख रहे हैं कि यहां पर जो कार्बन नाइट्रोजन वाले जो ग्रुप्स हैं उनको हमने स्ट्रॉन्ग में रखा है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं H2O के साथ कि H2O से जो पहले आ रहे हैं, H2O से जो पहले हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वही पेयरिंग करेंगे। जो H2O से नीचे आ रहे हैं, H2O से लेस, H2O से मोर स्ट्रॉन्ग है, ये तो पेयरिंग करेंगे, और जो H2O से लेस स्ट्रॉन्ग है या ये कहें जो वीक लिगेंड है वो पेयरिंग नहीं करेंगे। तो हमने H2O को एक स्टैंडर्ड बना दिया, दोनों तरफ ये पेयरिंग करेंगे और ये पेयरिंग नहीं करेंगे, यहां पेयरिंग नहीं होगी। यानी ये कह सकते हैं कि जो कार्बन एंड नाइट्रोजन वाले जो बाइंडिंग साइट्स हैं ये पेयरिंग करेंगे और अदर्स जो हैं ये पेयरिंग नहीं करेंगे। तो ये एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके अलावा एक और फैक्टर होता है यहां पर पैरामैग्नेटिज्म। और दोस्तों पैरामैग्नेटिज्म का मतलब ये होता है कि वो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, ये डिसाइड होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो इसको पैरामैग्नेटिक कहेंगे, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो इसको डायमैग्नेटिक। अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड डायमैग्नेटिक। अब अगर मान लो पैरामैग्नेटिक हैं यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी वैल्यू को कैसे डिसाइड करें? तो वैल्यू डिसाइड होती है बोर मैग्नेटोम। बोर मैग्नेटोम यूनिट है डाइपोल मोमेंट की, मैग्नेटिक मोमेंट की, और मैग्नेटिक मोमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होता है। और ये वैल्यू अगर हम शॉर्ट में देखें तो अप्रोक्स n.8 आती है। n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 4 हैं 4.8, अगर 5 है 5.8, 6 है 6.8, अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा हो, आप ये भी बता सकते हैं कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे 6.8 अगर आपको देख रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, आप कह देंगे 6 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री कलर रिलेशनशिप।
जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं इनमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कलर्ड होते हैं। हालांकि कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो पेयर्ड होते हुए भी कलर्ड बनाते हैं, उनमें डी ट्रांजिशन होता है, ठीक है ना। डी ट्रांजिशन जिसमें जो डी ट्रांजिशन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले भी कलर्ड होते हैं वो है स्पेक्ट्रम की वजह से, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये जो कलर्स हैं, जो हम विबग्योर कलर देखते हैं, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर जैसे रेड का कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज एंड वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री येलो, ये कुछ एग्जांपल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर के। तो दोस्तों ये था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक शॉर्ट में, कि कैसे हमने एक बहुत बड़े से चैप्टर को, बहुत बड़े से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कोशिश की शॉर्ट टाइम में समझने की। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, अच्छे से इसको पढ़ना, क्योंकि नीट में हर साल इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।